गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने झांसी में मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। एनकाउंटर के बाद असद और गुलाम के पास से विदेशी हथियार भी मिले हैं। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक रोने लगा। इस बीच कोर्ट ने अतीक को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब यूपी पुलिस अतीक से उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ करेगी। मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी या फिर रोक लगेगी, इस पर अब 20 अप्रैल को फैसला आएगा। सूरत के सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके पहले कोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई करते हुए राहुल को 15,000 रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी। इस बीच विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। सात्यकी ने राहुल के लंदन में दिए बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी मोर्चे को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। नीतीश कुमार ने आज लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। बिहार के सीएम ने कल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में विपक्षी पार्टियों की एक मेगा मीटिंग हो सकती है। इस बीच महागठबंधन में शामिल बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। मीटिंग के बाद जीतन राम मांझी ने एनडीए में वापसी की अटकलों से साफ इनकार कर दिया। मांझी ने कहा, मैंने कसम खा ली है, नीतीश जहां मैं वहां। केंद्र सरकार की रोजगार मेला स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। अलग अलग राज्यों से जुड़े इन सभी युवाओं को केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को पूरी जिंदगी सीखते रहने की नसीहत दी। रोजगार मेला केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक पहल है। पिछले साल 2 रोजगार मेलों में प्रधानमंत्री 1,47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती से 2 दिन पहले एक बाइक रैली में हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई 2 पहिया वाहनों में आग लगा दी। कई कारों में तोड़फोड़ भी की गई। पथराव और आगजनी में कई लोग घायल हो गए। रैली में 1,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। हिंसा के बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस ने करीब 40 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ओडिशा में हनुमान जयंती महाविषुवा संक्रांति पर मनाई जाती है, जो इस साल 14 अप्रैल को है। ईडी ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ फेमा के तहत केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी फिलहाल बीबीसी के विदेशी फंड से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। साथ ही कुछ कर्मचारियों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी साल फरवरी के महीने में इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के परिसरों में सर्वे किया था। टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में खामियों के आरोप पर की गई थी। बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनवरी में डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसको लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। पंजाब के मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह के राजस्थान में छिपे होने की खबर है। राजस्थान पुलिस 5 जिलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आशंका है कि अमृतपाल बॉर्डर के इलाकों से होते हुए पाकिस्तान भाग सकता है। इसको लेकर पुलिस की अलग अलग टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही है। साथ ही इन जिलों में अब पुलिस अमृतपाल के पोस्टर लगाएगी ताकि आम जनता का भी सहयोग मिले। वहीं दूसरी ओर पंजाब के बटाला के बाद अमृतपाल सिंह के पोस्टर अटारी बॉर्डर और अमृतसर रेलवे स्टेशन पर भी लगा दिए गए हैं। अमृतपाल 18 मार्च से फरार है और पिछले 27 दिनों से पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा है। देश में करीब 8 महीने बाद कोरोना के नए केस 10,000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले पिछले साल 24 अगस्त को 10,725 मामले आए थे। ये लगातार दूसरा दिन है जब नए मामलों में 2,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सोमवार को 5,676 केस आए थे, जबकि मंगलवार को 7,830 मामले सामने आए। अब देश में एक्टिव मामले 44,998 हो गए हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने हालात पर नजर बनाए रखी है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने संकेत दिए हैं कि स्कूली बच्चों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। दिल्ली की सड़कों पर दोपहर के वक्त सन्नाटा छाने लगा है।
मौसम विभाग के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते तक तापमान बढ़ेगा, लेकिन 19 अप्रैल के बाद राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 21 अप्रैल तक उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश का अनुमान है। उधर मुंबई में बेमौसम बारिश ने कहर ढाया। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। दक्षिण अमेरिका के 2 देशों से हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आई। बोलीविया में एक बार फिर शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। राजधानी ला पाज की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने नए सिलेबस और कम सैलरी को लेकर हल्ला बोला, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। उधर चिली के सैंटियागो में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस में टकराव हुआ। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र एक नए कानून का विरोध कर रहे थे, जिसमें पुलिस के खिलाफ अपराधों पर कड़े दंड दिए जाने का प्रस्ताव है। आज पूरे देश में चारों तरफ लोग एक ही बात कर रहे हैं, और वो है कुख्यात अपराधी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बारे में। अब तक तो ये अटकलें लग रही थी कि या तो अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा या फिर अदालत ले जाते समय उसकी गाड़ी कहीं पलट जाएगी, लेकिन देश का मीडिया अतीक अहमद की गाड़ी का पीछा ही करता रह गया और यूपी पुलिस ने झांसी में जाकर उसके बेटे असद अहमद और उसके दूसरे साथी मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर भी कर दिया। और ये दोनों ही अपराधी पिछले 48 दिनों से फरार थे और इन पर उमेश पाल की हत्या करने का आरोप था। आज हम विस्तार से इस एनकाउंटर का आपके लिए पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस एनकाउंटर को सांप्रदायिक रंग देने से हमारे देश के विपक्षी दलों को मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। आज अतीक अहमद अदालत में फूट फूट कर रो रहा था और उसके जो समर्थक हैं और कुछ नेता भी उसके लिए आंसू आज बहा रहे हैं। इसलिए आज आपको अगर इस एनकाउंटर का पूरा विश्लेषण देखना है एक एक डिटेल के साथ, तो अगला 1 घंटा हमें दे दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह एनकाउंटर हुआ कैसे और यूपी पुलिस को इन दोनों बदमाशों के सीने में गोली मारने की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो यह है कि 19 साल का असद, ये जो लड़का है 19 साल का था, यह कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि वो एक मोस्ट वांटेड अपराधी था जिस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और उस पर उमेश पाल की हत्या करने का आरोप था। वही हत्या जिसका सीसीटीवी वीडियो आप सब ने देखा था। ये तस्वीरें 24 फरवरी की हैं, जब प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे असद, वही असद जो आज मारा गया है, और उसके बाकी शूटर्स ने उमेश पाल की बड़ी बेरहमी से बीच सड़क पर दिन दहाड़े हत्या की थी। और इस सीसीटीवी वीडियो में आप असद को देख पाएंगे और उसके दूसरे साथी मोहम्मद गुलाम को भी देख पाएंगे। ये दोनों लोग हैं इस वीडियो में और ये वीडियो देश का हर व्यक्ति अब तक देख चुका होगा। ये फरवरी का वीडियो है, 24 फरवरी का, लेकिन इसे देश के हर व्यक्ति ने देखा क्योंकि ऐसा हत्याकांड कैमरे पर लोगों ने देखा और लोग हैरान रह गए कि उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। और ये जो दोनों लोग आज मारे गए हैं वो इस वीडियो में भी आपको दिखाई देंगे। पुलिस का कहना है कि 24 फरवरी को इस हत्याकांड के बाद असद और गुलाम दोनों एक बाइक से कानपुर फरार हो गए थे। यानी पहले उन्होंने यह हत्याकांड किया और उसके बाद वो वहां से बाइक पर भाग गए। इसके बाद ये कानपुर से एक बस में बैठकर दिल्ली के पास नोएडा आ गए। और आप हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर, जहां उसी नोएडा में इस बस ने इन लोगों को डीएनडी एक्सप्रेस वे पर उतारा। डीएनडी एक सड़क का नाम है, दिल्ली नोएडा दिल्ली, और ये एक पुल है जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है और वहां ये बस में पहुंचे। यानी अभी इस समय जिस स्टूडियो से मैं आपको ये पूरा विश्लेषण दिखा रहा हूं, जहां मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, इस जगह से ये दोनों अपराधी सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थे कुछ दिन पहले। और खतरनाक बात यह है कि उस दिन भी कुछ लोगों ने इनकी यहां मदद की और इसी डीएनडी सड़क के बाद ये दोनों एक ऑटो में बैठकर दिल्ली में अपने एक सहयोगी के पास चले गए और इसके बाद ये 15 दिन तक दिल्ली के एक इलाके में रहे और इस इलाके का नाम है संगम विहार। ये आप देख सकते हैं, ये जो डीएनडी फ्लाईवे है, ये डीएनडी दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है, ये डीएनडी पर थे। और ये जो डीएनडी आप देख रहे हैं, इस डीएनडी से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर इस समय हम खड़े हैं। यानी आज तक का स्टूडियो भी बिल्कुल यहीं पर है।
और यहीं असद आया था अपने साथी के साथ। एसटीएफ का कहना है कि उसे इन दोनों अपराधियों के ठिकानों के बारे में पता चल चुका था, इसलिए एसटीएफ ने पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के इस इलाके में रेड डाली। लेकिन उस दौरान ये दोनों अपराधी किसी तरह एसटीएफ को चकमा देकर वहां से फरार हो गए और दिल्ली से ये लगभग 450 किलोमीटर दूर इसके बाद पहुंचे अजमेर, और अजमेर में कुछ दिन रुकने के बाद ये झांसी में अपने एक और जानने वाले के पास चले गए, और ये जिसके घर पर रहे, जिस जानने वाले के पास गए हैं, ये अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है। तो ये इनके आप कह सकते हैं फुटप्रिंट्स हैं असद के। तो असद का पूरा रूट आप देखिए कहां कहां वो इस दौरान रहा। पिछले 48 दिनों में कानपुर गया, प्रयागराज से कानपुर गया, कानपुर से नोएडा आया, नोएडा से दिल्ली आया, दिल्ली के बाद अजमेर गया और फिर अजमेर से झांसी। अब यूपी पुलिस की एसटीएफ का कहना है कि जब ये दोनों अपराधी झांसी आए तो एसटीएफ को यह खबर मिली कि असद पुलिस के उस काफिले पर हमला करने की योजना बना रहा है, जिसमें उसके पिता अतीक अहमद को झांसी से होते हुए प्रयागराज ले जाया जा रहा है। और इसी के बाद एसटीएफ की टीम ने असद और उसके साथी की घेराबंदी करके उनका पीछा किया और आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास इन दोनों अपराधियों को एक एनकाउंटर में मार डाला। तो प्लानिंग ये थी इन दोनों की कि जब असद के पिता अतीक अहमद को पुलिस के काफिले में उस गाड़ी में ले जाकर अदालत ले जाया जाएगा या अदालत से वापस जेल ले जाया जाएगा, उस दौरान झांसी में ये उस काफिले पर हमला करेंगे। बिल्कुल वैसे ही आपने बहुत सारी फिल्मों में ऐसा देखा होगा जहां किसी कैदी को पुलिस लेकर जा रही है और अचानक कैदी के साथी हमला कर देते हैं और फिर उसे छुड़ाकर ले जाते हैं। वही योजना थी। झांसी के आसपास से जब ये काफिला गुजरेगा वहां ये उस काफिले पर हमला करेंगे और अतीक अहमद को हमेशा के लिए छुड़ा कर ले जाएंगे। और अतीक अहमद की वो बात सही साबित हो जाएगी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कानून मेरा कुछ बिगाड़ सकता है और ना पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहां एक बड़ा तथ्य यह भी है कि मुठभेड़ के दौरान असद और गुलाम दोनों के पास खतरनाक हथियार थे और उन्होंने एसटीएफ की टीम को अपने पीछे आते हुए देखकर पुलिस पर फायरिंग की और इसी के बाद यह पूरा एनकाउंटर हुआ जिसमें असद और गुलाम दोनों ही मारे गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुठभेड़ के बाद असद और गुलाम दोनों के हाथों में पिस्तौल थी और पुलिस ने यह भी बताया है कि ये दोनों अपराधी अपने साथ कोई मामूली हथियार लेकर नहीं चल रहे थे, बल्कि इनके पास विदेशी हथियार थे। इनमें असद के हाथ में जो पिस्टल थी उसे वॉल्थर पिस्टल कहते हैं और गुलाम के पास जो रिवॉल्वर थी उसे ब्रिटिश बुलडॉग कहते हैं। यानी ये दोनों अपराधी खतरनाक हथियारों के साथ घूम रहे थे और जिस बाइक पर ये भाग रहे थे ये बाइक भी बिना नंबर की एक चोरी की बाइक थी। उमेश पाल की हत्या की वारदात को कुल 5 अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिनमें से 4 अपराधियों का अब एनकाउंटर हो चुका है और अब सिर्फ एक बचा है। एक अपराधी बचा है जिसका नाम है गुड्डू मुस्लिम और यह गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है। अब आप सोचिए 5 में से 4 मारे जा चुके हैं, जिनमें से अतीक अहमद का बेटा भी है और अब ये जो गुड्डू मुस्लिम है ये आज रात जहां भी होगा आप इसकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, इसके डर का अंदाजा लगा सकते हैं। इस टाइम गुड्डू मुस्लिम ये मान चुका होगा कि अब उसके दिन भी ज्यादा बचे नहीं हैं और हम तो उसको ये कहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी सरेंडर कर दे। इसके अलावा इसी मामले में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके भाई अशरफ पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है और यह इत्तेफाक है कि जिस समय इस मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की एक अदालत में रिमांड की अर्जी पर सुनवाई के लिए पेश किया गया, उसी समय झांसी में उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। पूरे देश की नजरें तो अतीक अहमद पर लगी थी। मीडिया दिन रात अतीक अहमद के पीछे लगा हुआ था यह सोचकर कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस कहीं और पहुंच गई और एनकाउंटर हो गया उसके बेटे का। अदालत में सुनवाई से पहले जब अतीक अहमद को अपने बेटे की मौत की खबर दी गई तो पुलिस ने उसके बेटे, और जब उसे पता चला कि पुलिस ने उसके बेटे को एनकाउंटर में मार दिया है तो यह खबर सुनकर अतीक अहमद रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और उसे भी उसी मिट्टी में मिला दिया जाए
जिसमें उसके बेटे को मिलाया गया है। बात तो सही है, ये सब कुछ अतीक अहमद की वजह से ही हुआ है और अतीक अहमद ने अपने बेटे को भी, अपने पूरे परिवार को अपने जैसा अपराधी बना दिया और अपराधियों का जो अंजाम होता है वो यही होता है। तो अतीक अहमद आज फूट फूट कर रोने लगा। अतीक अहमद को आज समझ में आया होगा कि कितनी माओं के बेटे उसने छीने, कितनी औरतों को उसने विधवा कर दिया, और जब वो सारे परिवार फूट फूट कर रोते थे, उनका दर्द आज इस अपराधी को महसूस हुआ होगा। अतीक अहमद आज अपने बेटे के एनकाउंटर पर आंसू बहा रहा था, लेकिन कड़वा सच ये है कि जब उसी के बेटे ने उमेश पाल का शरीर गोलियों से छलनी किया था, तो अतीक अहमद ने तब ये कहा था कि उसके बेटे ने शेरों वाला काम किया है और उसे अपने बेटे पर गर्व है। तो अतीक अहमद को असल में उसके पापों की सजा आज मिल रही है। और आज अतीक अहमद भले ही रो रहा है, लेकिन सोचिए उन परिवारों का क्या जिन्हें अतीक अहमद ने उजाड़ दिया और जो आज तक रो रहे हैं। हमारे देश में धर्म देखकर राजनीति करने वाले नेताओं को अतीक अहमद से हमदर्दी हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि जिन लोगों ने अतीक अहमद का अत्याचार सहा है, अत्याचार देखा है, वो सभी लोग आज उससे नफरत करते हैं। और आज भी जब अतीक अहमद को प्रयागराज की जेल लाया जा रहा था, तो उस दौरान एक व्यक्ति ने उस पर बोतल से हमला करते हुए कहा कि इस अपराधी को कानून से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और यहां बात सिर्फ आज की नहीं है, इससे पहले भी जब अतीक अहमद को प्रयागराज की हाईकोर्ट में पेश किया गया था, तब भी वकीलों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और कहा था कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों का सबको बहिष्कार करना चाहिए। अतीक अहमद को जब भी अदालत लाया जाता है, अब उसके खिलाफ नारेबाजी होती है, लोग खुलकर उसके खिलाफ बोलते हैं और देखिए इस तरह जूतों की मालाएं लोग लेकर आते हैं जो वो अतीक अहमद को पहनाना चाहते हैं। इतनी नफरत है अतीक अहमद को लेकर। एक जमाना ऐसा था जब अतीक अहमद ये कहता था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन समय का चक्र देखिए, आज इसी अतीक अहमद का पूरा परिवार या तो जेल में बंद है या फिर फरार हो चुका है और आज एक बेटा एनकाउंटर में भी मारा गया। आज अतीक अहमद का भाई और उसके 2 बेटे जेल में बंद हैं। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में अब तक फरार है और उसका एक बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। यानी जिस अपराधी ने इतने परिवारों को बर्बाद किया, अब उसका परिवार मिट्टी में मिल रहा है, उसका परिवार बर्बाद हो रहा है और आज वो अपने बेटे के एनकाउंटर पर फूट फूट कर रो रहा है। असद अहमद अतीक अहमद का तीसरा बेटा था और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन इतनी कम उम्र होते हुए भी उसने कई लोगों पर जुल्म किए। और जब अतीक अहमद और उसके दोनों बड़े भाई जेल गए, तो उनका पूरा गैंग असद अहमद ही उत्तर प्रदेश में चला रहा था। और यानी असद अहमद 19 साल का जरूर था, लेकिन वो अपराधी बहुत बड़ा था और इस समय पूरा गैंग यही चला रहा था, क्योंकि बाकी सब लोग तो जेल में हैं और उसे अपराधी उसके पिता अतीक अहमद ने ही बनाया। आज हम आपके लिए एक पुराना वीडियो ढूंढ कर लाए हैं। यह वर्ष 2016 का वीडियो है और उस समय एक शादी के समारोह में अतीक अहमद ने अपने इसी बेटे असद अहमद के हाथ में एक पिस्टल थमा दी थी और उससे कहा था कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं और वो हवा में फायरिंग कर सकता है। और उस समय असद सिर्फ 12 साल का था, लेकिन अतीक अहमद के कहने पर तब उसने हवा में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 11 गोलियां चलाई। और इस वीडियो पर अतीक अहमद ने तब ये कहा था कि ये पिस्टल तो सिर्फ एक खिलौना है। आप भी इस डरे हुए डॉन का ये 7 साल पुराना वीडियो देखिए, 2016 का ये वीडियो है और आप देखिए कि कैसे तब ये अपने 12 साल के इसी लड़के से, जो एनकाउंटर में आज मारा गया है, 12 साल के अपने इसी बेटे से ये गोलियां चलवा रहा है हवा में। देखिए आप। सलाम। चलाओ। हाँ बस चलाओ। हाँ चलाओ। सलाम। नहीं, वो देखिए शादी वादी में बच्चों के खिलौने हैं आजकल, और बच्चे जो है खिलौने में आजकल ये माउजर और ये वो कुछ भी इस्तेमाल करने लगते हैं। तो हमने भी देखा है किसी शादी के मौके का है। तो एक आध जगह शादी में ऐसा हुआ है कि हम बैठे रहे हैं, तो वो शादी की खुशी में, उनके मामा की शादी थी, अपने मामा की शादी की खुशी में, तो वो कुछ अब
खिलौने भी ऐसे आ गए हैं जो लगते हैं बिल्कुल ओरिजिनल। तो वो चला रहा था, उसका किसी ने फोटो बनाया होगा। ये वीडियो जो अभी हमने आपको दिखाया, ये 2016 का वीडियो है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय अतीक अहमद को कानून का कोई डर नहीं था। लेकिन आज वो एक भीगी बिल्ली बना हुआ है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद ने सिर्फ उमेश पाल की हत्या नहीं की, बल्कि उस दिन उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस वालों की भी इन लोगों ने हत्या की थी। लेकिन आज उनके परिवारों ने इस एनकाउंटर को न्याय की जीत बताया है और उमेश पाल की पत्नी और उमेश पाल की मां ने कहा है कि यह एनकाउंटर उमेश पाल को एक श्रद्धांजलि है। इससे उमेश पाल की आत्मा को शांति मिलेगी और आज उमेश पाल को इंसाफ मिला है। यानी जिन लोगों को इन्होंने बर्बाद किया, इस व्यक्ति ने, इसके परिवार ने, वो लोग आज क्या कहते हैं। और खास तौर पर आज मैं आपको उन 2 पुलिस वालों के परिवारों को भी दिखाऊंगा। जो पुलिस वाले उमेश पाल की सुरक्षा में लगे हुए थे, उन 2 पुलिस वालों की भी इन्होंने ऐसे ही हत्या की थी। ये देखिए क्या कहते हैं लोग। जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है। बस मेरा यही कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। उनको बहुत बहुत शांति मिली और खुशी भी मिली और मृतक राघवेंद्र सिंह के आत्मा को भी शांति मिली। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि मेरे भाइयों को, जितने लोगों ने इस कांड में शामिल थे, जो भी अतीक अहमद का लड़का असद और उनके जो भी गुर्गे थे, उनको ऐसी सज़ा मिली, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं योगी सरकार का। एक बात किसी भी अपराधी को हमेशा याद रखनी चाहिए और वो ये कि अगर वो अपराधी पुलिस वाले पर, खाकी वर्दी पर अगर गोली चला देगा, खाकी वर्दी पहने हुए किसी पुलिस वाले की हत्या कर देगा, तो पुलिस उसे पाताल से भी खोज निकालेगी। और इस असद ने यही गलती की। उमेश पाल की सुरक्षा में जो 2 उस दिन पुलिसकर्मी थे, उनकी भी हत्या कर दी। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश की पुलिस इन लोगों को कैसे छोड़ देगी। और आज एक बार फिर से वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें आपको असद अहमद दिखाई देगा, गुलाम मोहम्मद दिखाई देगा और कैसे इन्होंने उमेश पाल और उमेश पाल की सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों की खुलेआम सड़क पर हत्या की थी। एक बार वो वीडियो देख लीजिए आप। वीडियो है जिसमें आपको गुलाम मोहम्मद भी नजर आएगा और आपको असद अहमद भी नजर आएगा। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में कैसे इस एनकाउंटर को सांप्रदायिक रूप देकर इस पर भी राजनीति की जा रही है और हमारे देश के तमाम विपक्षी नेता इस एनकाउंटर के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, यानी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये भाईचारे के खिलाफ है। इसी तरह मायावती ने भी इस एनकाउंटर पर संदेह जताते हुए आज इसकी जांच कराने की मांग की है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने तो यूपी पुलिस की एसटीएफ को एक नया नाम दे दिया है और उन्होंने ये नाम दिया है सुपारी टास्क फोर्स का। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज कोलकाता में इस पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। अब आप सोचिए, ये सारे लोग अतीक अहमद और अतीक अहमद के परिवार को बचाने के लिए आ गए।
यानी सारी विपक्षी पार्टियां इस एनकाउंटर को सांप्रदायिक रूप देकर इस पर राजनीति कर रही हैं और इन तमाम पार्टियों को आज असद अहमद के एनकाउंटर पर दुख हो रहा है। लेकिन आज हमारा सवाल इनसे यह है कि जब इसी असद अहमद ने और अतीक अहमद ने बाकी लोगों ने और अहमद के बाकी लोगों ने उमेश पाल को उसके घर के सामने दिन दहाड़े जान से मार डाला था, तब उस दिन ये लोग कहां थे? क्या उमेश पाल किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था, किसी का पति नहीं था? आप खुद सोचिए, आज हमारे देश के जो विपक्षी नेता असद अहमद के एनकाउंटर की आलोचना कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या पर उस दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ये तमाम विपक्षी दल और इनके नेता इसलिए इस एनकाउंटर को मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि इन्हें इस मामले में मुसलमानों के वोट दिख रहे हैं और इन्हें यह दिख रहा है कि इससे समाज में ध्रुवीकरण हो सकता है, चुनावों में मदद मिल सकती है। तो असल में ये जो नेता हैं, ये सारे नेता ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने अतीक अहमद का साथ दे दिया, और क्योंकि अतीक अहमद मुसलमान है तो देश के सारे मुसलमान इनके साथ आ जाएंगे। इन्हें यह लगता है कि कोई भी मुसलमान आतंकवादी अगर हो, कोई भी मुसलमान अपराधी हो जो एनकाउंटर में मारा गया हो, अगर ये उसके घर चले जाएंगे, अगर ये उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो देश भर के मुसलमानों का जो दिल है वो पसीज जाएगा और देश भर के मुसलमान इनके साथ खड़े हो जाएंगे। आज बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे देश के मुसलमान इन विपक्षी दलों को वोट देंगे? आज हमारे देश के मुसलमानों को इसके बारे में सोचना है और बड़ी बात जो उनको सोचनी है वो ये कि क्या हमारे देश के जो सच्चे मुसलमान हैं, जो हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं, क्या वो अतीक अहमद के साथ हैं? क्या वो अतीक अहमद को सही मानते हैं? क्या अतीक अहमद और उसके बेटे और उसके परिवार ने जो कुछ किया, क्या वो उसको सिर्फ इसलिए सही मानते हैं क्योंकि अतीक अहमद एक मुसलमान है? और क्या सिर्फ इसीलिए देश के सारे मुसलमान उसके लिए आंसू बहाएंगे? आज देश के मुसलमानों को भी ये बात जरूर सोचनी होगी। हमारा ऐसा मानना है कि देश में शायद ही कोई मुसलमान, सच्चा मुसलमान होगा जो आज ये कह दे कि अतीक अहमद बेकसूर है और अतीक अहमद के साथ ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको। इस गाड़ी तो पलट ही सकता है। सो the other name for Mr. Ajay Bisht was actually Mr. Togdo, because whenever he was Chief Minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so. आज जब इस एनकाउंटर को भी सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, इसे भी हिंदू और मुसलमान के बीच बांट दिया गया है, तब हम कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा, विकास दुबे भी एक बहुत बड़ा अपराधी था, ऐसा ही कुख्यात, और तब उसकी गाड़ी पलट गई थी। और आपको याद होगा, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था और तब भी लोगों ने ऐसे ही राहत की सांस ली थी और कहा था जो हुआ ठीक हुआ। और असद अहमद की तरह विकास दुबे ने भी पुलिस वालों की हत्या की थी। और जब कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है तो उस अपराधी का यही अंजाम होता है, क्योंकि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस में काम करने वाले हमारे जवान हैं, जो दिन रात काम करते हैं, जो खाकी पहनते हैं, अगर उन पर भी कोई हमला करेगा तो फिर पुलिस क्या करती है आप देख सकते हैं। और
इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज विपक्ष के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि पुलिस ने असद अहमद का एनकाउंटर नहीं किया, बल्कि उसने लोकतंत्र की हत्या की है। यह तो लोकतंत्र का एनकाउंटर है, यह तो संविधान का एनकाउंटर है। लेकिन सच यह है कि लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब अतीक अहमद ने बीएसपी के नेता राजू पाल की हत्या की थी, और उसके बाद उपचुनाव में अतीक अहमद का भाई मोहम्मद अशरफ राजू पाल की पत्नी से के सामने चुनाव लड़कर चुनाव जीत गया था। यह कहानी आप जरूर याद कीजिएगा और देखिएगा उस दिन हमारा लोकतंत्र क्या कर रहा था। बात है वर्ष 2004 की, जब अतीक अहमद ने सांसद बनने के बाद अपनी इलाहाबाद वेस्ट सीट खाली कर दी थी, और इन चुनावों में बीएसपी के नेता राजू पाल ने उसके भाई अशरफ को हरा दिया था। तो सोचिए, राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई को हरा दिया अतीक अहमद की सीट से, और यह बात उस समय अतीक अहमद को इतनी चुभी कि उसने राजू पाल की ही हत्या करवा दी, यानी एक विधायक की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से जीत गया था। पहली बात तो यह है, उस दिन हमारा लोकतंत्र कहां था, उस दिन हमारी न्यायिक व्यवस्था कहां थी, संविधान कहां था, पुलिस कहां थी। बड़ी बात यह है कि जब उपचुनाव में, जब इसके बाद उपचुनाव हुए, राजू पाल की मृत्यु के बाद जब दोबारा उपचुनाव हुए, तो बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को अपना उम्मीदवार बनाया, और चुनाव में जीत पूजा पाल की नहीं हुई, बल्कि उस समय जीत हुई अतीक अहमद के भाई की। यानी पूजा पाल हार गई, राजू पाल की पत्नी, जिसकी हत्या अतीक अहमद ने करवाई थी, उसकी पत्नी चुनाव में हार जाती है। देश के लोग उसको वोट नहीं देते, और अहमद, जो अतीक अहमद का भाई है, वो चुनाव जीत जाता है। और इसलिए लोकतंत्र को तो तभी मार दिया गया था। अब आप सोचिए वो कैसा लोकतंत्र था। उस दिन लोकतंत्र खत्म हो गया था। चुनाव व्यवस्था से उस दिन विश्वास उठ गया था कि जब अतीक अहमद का भाई जीत जाए और जिसकी हत्या उसने की है उसकी पत्नी चुनाव में हार जाए। विडंबना यह है कि अतीक अहमद ने जब राजू पाल की हत्या करवाई तब वो समाजवादी पार्टी में था, इसी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में। लेकिन आज अतीक अहमद जेल में है, और उसी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल आज उसी समाजवादी पार्टी की विधायक है। यह भी समय का चक्र देखिए। इसलिए आज पूजा पाल को यह तय करना है कि उनके लिए जरूरी क्या है। वो अपने पति की हत्या का इंसाफ चाहती हैं, अपने पति की आत्मा की शांति चाहती हैं, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती हैं, जिसे अतीक अहमद ने जिसकी हत्या करवाई, और अतीक अहमद उस समय समाजवादी पार्टी में था, या वो उस पार्टी की विधायक बने रहना चाहती हैं जिसके सांसद रहते हुए अतीक अहमद ने उनके पति को मारा था। और आज अखिलेश यादव फिर से इस एनकाउंटर को नकली और फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसी करनी वैसी भरनी, जब रुलाए हो तो रोगे, उसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। मगर बस ये तो है कि ये लगता है कि जिस मार्ग में तुम गए और जो मार्ग देख रहे हो कि कितना गंदा मार्ग है, उस मार्ग में अपनी औलाद को आपने भेज दिया तुमने। तो ये तो सोचने वाली बात है। मगर जब एक बाप ही नहीं सोच रहा है किसी के लिए, तो और कोई क्या सोचेगा। मगर मैं ये कह सकती हूँ कि जो जैसा करता है उसको ऐसा भरना पड़ता है इस दुनिया में। अब बड़ी बात यह है कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उनके जो बॉस हैं यानी उनके जो नेता हैं वो हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव इसी एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह एनकाउंटर नकली है, यह धर्म के आधार पर किया गया है और वो इसके पक्ष में नहीं है। और पूजा पाल ये कह रही हैं कि यह न्याय हुआ है। अब पूजा पाल को यह तय करना है कि उनके लिए अपनी विधायकी ज्यादा जरूरी है या अपने पति को मिलने वाला इंसाफ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय कई बार ऐसे मुश्किल मोड़ पर लाकर इंसान को खड़ा कर देता है। और कहते हैं कि समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे सब चीजें बदल जाती हैं। हो सकता है पूजा पाल का जो गुस्सा है वो भी अब कम हो गया हो जब से वो समाजवादी पार्टी की विधायक बनी है। इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान हैं, जो झांसी में ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां ये एनकाउंटर हुआ है। तो शम्स के पास हम आपको लेकर चलते हैं। शम्स, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि ये एनकाउंटर कैसे हुआ? आप उस जगह पर खड़े हुए हैं, आपने जाकर पूरी तहकीकात की होगी, जांच पड़ताल की होगी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहां असल में हुआ क्या?
देखिए, अगर यूपी पुलिस की पूरी हम थ्योरी और कहानी के हिसाब से बात करें तो इनकाउंटर कैसे हुआ। करीब 15 दिन पहले यूपी पुलिस को असद के बारे में कुछ जानकारी मिली और 2-3 लोग ऐसे थे जिनको यूपी की एसटीएफ ने उठाया, उनके थ्रू कि वो कहाँ है। उसकी वजह ये थी कि जब वो भागा हुआ था तो उसे पैसों की जरूरत थी, छुपने के ठिकाने की जरूरत थी, अगर होटल में जाएगा तो भी पैसों की जरूरत थी। तो ऐसे लोग जो फाइनेंशियली उसकी मदद कर रहे थे उनके थ्रू यूपी पुलिस के हिसाब से उसके बारे में लोकेशन पता चला। पहली कोशिश थी दिल्ली के संगम विहार इलाके में, लेकिन वो ऐन वक्त पर जब एसटीएफ की टीम पहुंची वो निकल गया। दूसरी कोशिश या दूसरा मौका मिला था अजमेर में, लेकिन वहां पे भी ऐन वक्त पर असद वहां से निकल गया। उसके बाद उन्हें सूचना मिली कि वो बीच में भी कुछ दिनों का गैप आया कि वो झांसी की तरफ है। यूपी एसटीएफ की टीम झांसी में क्या कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे एनकाउंटर हुआ और यूपी एसटीएफ टीम को पहले से तो पता नहीं था। तो उसकी भी कहानी है वो ये कि जब अतीक अहमद का काफिला 2 बार, पहली बार जब वहां से अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और दूसरी बार, तो उनको एक इनपुट मिला था कि झांसी में अतीक अहमद के काफिले पे हमला हो सकता है और उसको छुड़ाने की कोशिश हो सकती है और उसमें बहुत ज्यादा ये है कि असद का हाथ हो सकता है। और ये खबर मीडिया में भी थी कि अतीक अहमद के काफिले पर हमला करके और इस तरीके से एक एनकाउंटर होगा। ये तमाम जितने भी क्राइम रिपोर्टर उन सबको भी बात पता थी। तो उसी के बाद आज उन्हें सुबह खबर मिली और उसके बाद इस जगह पर, झांसी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, नेशनल हाईवे है। अगर मैं इधर बात करूं, मेरे दाहिने हाथ से जो सड़क शुरू होती है नेशनल हाईवे, वो गुजरात से चलती है। और इधर मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर बताइए कि इस समय ये हाईवे से कितना दूर है और क्या आप एग्जैक्टली उसी जगह पर हैं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, और क्या ये ऐसा जंगली इलाका है, जंगल है आसपास की किसी ने देखा ही ना हो, किसी को पता ही ना चला हो कि एनकाउंटर कब हुआ, कैसे हुआ? जी, मेरे ठीक पीछे ये नेशनल हाईवे, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर ठीक पीछे ये पूरा अंधेरा होगा और ये कच्ची पगडंडी है उस नेशनल हाईवे से। अच्छा, इस नेशनल हाईवे की खासियत यह है कि जब दोनों तरफ से, चाहे आप गुजरात से कानपुर की तरफ जाएं या कानपुर से गुजरात की तरफ, इस कच्ची पगडंडी पर जो नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर है, यहां तक आने के लिए आपको एक रॉन्ग साइड लेना पड़ता है। हाईवे में गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, हमें भी रॉन्ग साइड लेकर आना पड़ा। अब यहां पे जब मैं खड़ा हूं जहां इनकाउंटर हुआ, ठीक वही जगह, ये मेरे बाईं साइड पे, ये देखिए, ये जो झाड़ी है, यहां पे मोटरसाइकिल पलटी हुई थी, इस तरफ असद था और इस झाड़ी के दूसरी तरफ गुलाम पड़ा हुआ था। अब ये मेरे सामने बाईं तरफ, ये है यहाँ का पारीक्षा डैम। ये पारीक्षा डैम है, यहाँ का बहुत ही मशहूर डैम है। और इधर अगर मैं घुमाऊं विनोद शिकारपुरी से कहूं, ये राइट साइड में ये है ऐश डैम। तो दोनों डैम के बीच में ये बस ये पगडंडी है। अच्छा, ये इलाका सुनसान है, मेरे मतलब सामने की तरफ कुछ घर हैं, लेकिन ये पगडंडी आगे जाकर ये दीवार है और ये रास्ता बंद हो जाता है। यहां से आगे मतलब अगर आप गाड़ी में हैं तो भागने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो एक तरफ पारीक्षा डैम, एक तरफ ऐश डैम, इलाका सुनसान। यहाँ के जो लोगों से बात की, खासतौर पर नौजवानों से, उनका कहना है कि वो कभी कभी घर वालों से छुपकर सिगरेट विगरेट पीने के लिए इस तरफ आते हैं। आमतौर पर इन जगहों पे कोई आता नहीं, लेकिन ये पगडंडी सीधे हाईवे की तरफ जाती है और वहां से मैंने कहा कि रॉन्ग कट लेकर आपको आना पड़ता है। तो ये इलाका सुनसान है, यहाँ पर किसी चश्मदीद की अगर आप गुंजाइश ढूंढें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बस्ती भी यहाँ से करीब 500 मीटर दूर है, लेकिन बीच में दीवार है, तो वहां से वो पैदल चलकर आएंगे नहीं। दूसरे रास्ते हैं जिससे आप आ जा सकते हैं, गाड़ियां भी आ जा सकती हैं। ये हमारी जो गाड़ी है, ये भी बड़ी मुश्किल से इसी हाईवे से यहाँ तक लेकर आया हूँ और अब इसको इसी हालत में फिर बैक करके जाना पड़ेगा। तो जो पूरा मौका वारदात है, यहाँ पे चश्मदीद या विटनेस को ढूंढना वो लगभग नामुमकिन है, असंभव है। और इस जगह पर असद वहां से भागकर कैसे आया, ये सब जांच की बात है, क्योंकि अगर वो सपोज गुजरात की तरफ से आ रहा है तो भी, और अगर कानपुर की तरफ से आ रहा था तो भी, उसको इस रॉन्ग साइड से अंदर लेना है। अब इस रास्ते के बारे में, अगर इस रास्ते में आप दाखिल हो तो सड़क के जरिए आपको ये रास्ता दिखाई भी नहीं देगा कि यहाँ पे कोई ऐसी पगडंडी भी है। मतलब ये जंगली इलाका है पूरी तरीके से और यहाँ पे लोग होते नहीं है। तो अब यहाँ पर आकर इनकाउंटर, और वो कहाँ से आ रहा था, क्या राजस्थान की तरफ से आ रहा था, क्योंकि राजस्थान से भी ये नेशनल हाईवे की रूट बनता है और इधर अगर कानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो भी ये रूट बनता है। लेकिन ये मौका वारदात है और उसके बाद करीब 2-3 घंटे के बाद से ये बिल्कुल सुनसान, यहाँ पे ये क्राइम सीन है, लेकिन जो भी पुलिस को शायद जरूरी सबूत थे, बाइक समेत बॉडी, वो सब कुछ ले गए। करीब 4 बजे के बाद से जो मैंने लोगों से बात की, यहाँ कोई नहीं है, न पुलिस वाला एक भी और कोई नहीं। गांव के लोग भी, चूंकि इस यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है, तो जो लोकल हैं उनको फिर हमने मदद के लिए कहा, फिर वो हमें कराए और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हम पहुंचे। तो ये वो जगह है जो बिल्कुल सुनसान है और एक एनकाउंटर जैसी चीज जहाँ पे होती है,
जहां पे बहुत सारी चीजें होती है कि आप एक विटनेस और चश्मदीद, बाकी जब सवाल उठते हैं खासतौर पर एनकाउंटर शक के घेरे में होता है, सवालों के घेरे में मेरा सवाल वही है। तो वैसे किसी चश्मदीद को अदालत में ढूंढ कर लाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी कि नामुमकिन चीज है। जी शम्स, आप इस देश में क्राइम और अपराध कवर करने वाले सबसे अनुभवी पत्रकार हैं। लोग आपको वर्षों से, दशकों से देखते हुए आ रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, शम्स आपको मेरी आवाज सुन रही है? हमारा जो फोन है वो अभी कट गया है और शम्स ताहिर खान वहां पर इस समय ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां यह एनकाउंटर हुआ है और जहां की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर असद और उसका साथी जो है उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हम शम्स को दोबारा फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये जो जगह है ये काफी एक ऐसी जगह है जहां पर सिग्नल्स फोन के बहुत कमजोर हैं और आप देख भी रहे होंगे कि तस्वीरें भी जो है साफ नहीं आ पा रही थी और बात करने में भी परेशानी हो रही थी। तो इसी जगह पर शम्स ताहिर खान मौजूद हैं जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शम्स, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप इस देश के सबसे अनुभवी पत्रकार हैं जो क्राइम और अपराध को कवर करते हुए आ रहे हैं। यह देश आपको वर्षों से नहीं दशकों से देख रहा है और आपने इस तरह के बहुत सारी वारदातों को कवर किया है। आप जानते हैं, आपके अनुभव के हिसाब से अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं वो ये होगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस की तरह सोचने लगूं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे ये एनकाउंटर असली है या नकली? देखिए सुधीर, एक तो क्राइम में कभी भी राजनीति या फिर धर्म और मजहब, इन चीजों को जो डाला जाता है वो बेसिकली गलत है, क्योंकि क्राइम को देखना सिर्फ क्राइम के चश्मे से चाहिए कि क्या हुआ है। अब यहां पर जिस तरीके की सारी चीजें, पता नहीं मैं कहां पे आपसे, मेरा संपर्क आपसे टूटा था, जो स्पॉट है जहां पर यह हुआ है वहां पे सिर्फ 2-3 चीजें। एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैं बात करूंगा, सियासत और बाकी चीजों के बारे में नहीं। जो नेशनल हाईवे है वहां से 2 किलोमीटर ये अंदर पगडंडी आती है, आगे जाकर ये रास्ता बंद हो जाता है। आसपास में यहाँ पे कोई बस्ती नहीं है। एक तरफ ये पारीक्षा डैम है और ये मेरे इस तरफ ऐश डैम है, और यहाँ पे गांव के लोग भी नहीं आते क्योंकि दीवार है और गांव भी थोड़ी दूरी पर है। अब अगर आप नेशनल हाईवे से इस तरफ आते हैं, चाहे आप गुजरात की तरफ से कानपुर जा रहे हैं या कानपुर की तरफ से गुजरात जा रहे हो, क्योंकि नेशनल हाईवे वहीं मिलता है, तो यहाँ आने के लिए आपको रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको सड़क पर दिखाई भी नहीं देगा कि इधर से कोई कच्ची पगडंडी जा रही है। तो अगर असद और गुलाम उन दोनों को इस इलाके के बारे में जानकारी थी तो बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पर वो भागे पुलिस को देख के कि ये जंगली इलाका है, और अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो फिर वो कैसे इस रास्ते में दाखिल हुए, और वो भी रॉन्ग साइड लेकर, क्योंकि रॉन्ग साइड में ट्रक और बाकी गाड़ियां यहाँ पे हाईवे पे बहुत तेज से चलती हैं। हम भी जब आ रहे थे तो बहुत ही मुश्किल से इधर वक्त लगा हमें रॉन्ग साइड में पास करने में। तो ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर इससे हटकर एक बात करूं, मैं आपको अपने सोर्सेज जितने भी यूपी पुलिस के हैं, किसी का नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन सोर्सेज, उनका एक लाइन था। उनकी लाइन ये थी कि सभी मीडिया वाले गाड़ी पलटने के पीछे पड़े हुए थे। आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि बाइक भी पलट सकती है। अब दूसरी बात, ये पहले से जितने भी क्राइम रिपोर्टर की पूरी बिरादरी है वो सब एक चीज जानते थे, वो ये कि एक एनकाउंटर होगा। तो ये वो एनकाउंटर है जो सबको पता था और सबको पता है। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्योंकि पुलिस की अपनी थ्योरी है, और इसके बाद जब जांच होगी, क्योंकि हर एनकाउंटर वैसे भी, चाहे आप उस पर सवाल ना भी उठाएं, एनएचआरसी को रिपोर्ट देनी होती है, एनएचआरसी की टीम भी अपनी तरफ से जांच करती है, बाकायदा गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसमें सारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से पहले आपके जो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी के 4 लोगों का शूट आउट हुआ, फिर विकास दुबे, और अब यहाँ दो चीजों को देखना पड़ेगा सुधीर, वो बहुत जरूरी है। एक, उमेश पाल की फैमिली, उन्होंने जो कुछ झेला वो अपने आप में नहीं झेलना चाहिए। दूसरा सच, अतीक अहमद पिछले 45 सालों से जुर्म की दुनिया में प्रयागराज में आतंक बना हुआ, और 45 साल में एक भी केस में उसको सजा नहीं होती। 45 साल बाद पहली बार उसी उमेश पाल की किडनैपिंग केस में पिछले हफ्ते उसको उम्र कैद की सजा मिलती है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर 45 साल लगते हैं आपको 100 से ज्यादा आपके ऊपर मुकदमे और उसका फैसला सुनाने में, तो फिर वो इंसाफ नहीं है। लेकिन फिर दूसरी तरफ यह भी देखना पड़ेगा कि अगर वो इंसाफ नहीं है तो क्या फिर पुलिस और प्रशासन अपने हिसाब से एनकाउंटर के नाम पर ही इंसाफ करे? तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए। एक जुडिशियल सिस्टम जहां पे बरसों लगते हैं। उमेश पाल की आप यही देखिए ना, अजीब इत्तेफाक
कि उस शख्स की किडनैपिंग के बारे में जो फैसला आता है 16-18 साल जब वो इस दुनिया में नहीं, उसका कत्ल हो चुका है, तो अब जब उसका कत्ल हो चुका उसके बाद उसकी किडनैपिंग का फैसला आता है और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलती है। और उसी मामले में अब उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अहमदाबाद से उसको लाया ही यहां इसलिए गया है कि उसी उमेश पाल के बारे में उससे पूछताछ होगी। तो दोनों चीजें हैं, जुडिशियल सिस्टम, ये पूरा हमारा सिस्टम, हमें उसको देखना पड़ेगा। और एक सिस्टम ये, क्योंकि हैदराबाद के बाद से जो एक चलन शुरू हुआ है, तो इसको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है कि हमें क्या चाहिए। हमें वही चाहिए कि अदालत में इंसाफ बरसों लगे और लोगों का पेशेंस खत्म हो जाए, या फिर इसी तरीके से फटाफट इंसाफ। तो ये बात बेहद गंभीर है और इस पर वाकई सोचने की बात। सियासत, राजनीति और धर्म को हटाकर इसको सिर्फ और सिर्फ क्राइम और जुर्म के नजरिए से ही देखना चाहिए और क्रिमिनल के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। शम्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये बहुत अच्छा विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों को दिया, एक नया पर्सपेक्टिव आपने दिया हमारे दर्शकों को। बात जो एनकाउंटर में धर्म से जोड़ने की है वो आप देखिए, विकास दुबे का धर्म तो कुछ और था और आज असद का धर्म कुछ और है। जो आज लोग इतना शोर मचा रहे हैं, उन्हें यह भी देखना होगा कि यही यूपी पुलिस विकास दुबे को भी मारती है। और जो बड़ा सवाल आज उठ रहा है वो ये है कि न्याय अगर वर्षों नहीं दशकों तक लेगा, अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था न्याय देने में दशक लगा देगी, एक आदमी की जिंदगी निकल जाएगी, उसके बाद न्याय मिलेगा, तो फिर देश की जनता को ये जो ऑन द स्पॉट इंसाफ होता है, देश की जनता को ये अच्छा लगने लगता है। आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में ऐसा बहुत देखा होगा, आपने ऐसे बहुत एनकाउंटर्स देखे होंगे हिंदी फिल्मों में, और आप भी जब सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो ऐसा सीन देखकर आपने भी जरूर ताली बजाई होगी और वो सीन देखकर आपको लगा होगा कि असल में न्याय की जीत तो यहां हुई है। और अगर यही लोग अदालत में चले जाते तो शायद कभी भी न्याय न मिलता। और आज जो एसटीएफ के जो लोग हैं, इन्होंने वही किया। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज कैसे बदल चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश में सभी सरकारें एक ही मॉडल पर काम करती थी और वो मॉडल ये था कि उस समय ऐसे सभी बड़े बड़े अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था जो लोगों को डराकर चुनाव जीत सकते थे। और यही वजह है कि उस जमाने में अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधी विधायक भी बने और सांसद भी बन गए, क्योंकि ये लोगों को डराकर वोट लेते थे और सरकारें और नेता इनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब यह मॉडल बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के इसी डर को लोगों के मन से खत्म करके उनका वोट ले रहे हैं। यानी अब वोटों के लिए अपराधियों को नहीं बल्कि आम जनता को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और यही उत्तर प्रदेश का नया इंसाफ वाला मॉडल है। आज उत्तर प्रदेश में दंगाई भी डरते हैं और बड़े बड़े अपराधी भी पुलिस के डर से कांपते हैं। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से यूपी में 183 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। यानी एक अगर हम औसत निकालें तो उत्तर प्रदेश में हर 12 दिन में एक अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है। और आज उत्तर प्रदेश में कानून को मिट्टी में मिलाने वाले अपराधी खुद मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असद अहमद का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ की टीम को बधाई दी है और उसकी तारीफ की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में अब माफिया राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। इन दोनों हत्यारों को, चाहे उसमें असद हो चाहे गुलाम नाम का हो, और इनके इनकाउंटर से प्रयागराज प्रदेश और सभी लोगों में बहुत खुशी है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह मुठभेड़ में मारे गए। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी तरह से जंगल राज था। 1000 से ऊपर दंगे होते थे, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रहती थी, प्लाट मकान दुकान सपा के गुंडे कब्जा करते थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले पार्टी ने भयमुक्त समाज का नारा दिया था। आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में जनता खुश है, जनता भयमुक्त है। और अब बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो जरूर इस एनकाउंटर पर ताली बजा रही है। इस बिल्कुल सही हुआ, ऑन द स्पॉट न्याय मिल गया। लेकिन अब आप देखिएगा हमारे ही देश के कुछ नेता, कुछ एनजीओ और कुछ और लोग अब इस एनकाउंटर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे और आप देखिएगा अगले 1 या 2 दिन में यह मामला आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा और फिर इसकी भी वैसे ही इंक्वायरी करवाई जाएगी। आज अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अतीक अहमद ने अपने बयान में यह बात मानी है
कि पाकिस्तान की तरफ से जो हथियार भारत में तस्करी करके लाए जाते हैं, उन हथियारों की वो खरीद फरोख्त करता था और उसके संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से थे। और इसीलिए कोर्ट ने आज अतीक अहमद की 5 दिन की रिमांड को मंजूर कर दिया। सोचिए, पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को भारत के अलग अलग राज्यों में भेजने वाला यह अपराधी एक समय भारत की संसद में बैठता था, लोकसभा में बैठता था, विधानसभा में बैठता था। ये कितनी खतरनाक बात है। असद अहमद ने राजनीतिक संरक्षण हासिल करके हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है अतीक अहमद ने, और अब तक उसकी 1166 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। सोचिए, जो संपत्ति जब्त हुई है वो ही लगभग 1200 करोड़ की है, और उसने सरकार और लोगों की जिन संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ था उसकी कीमत 750 करोड़ थी। और अब उन तमाम जमीनों को पुलिस और सरकार खाली करा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही अतीक अहमद आज इतना डरा हुआ है कि वो कोर्ट से कह रहा है कि उसे उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं बल्कि गुजरात की जेल में रखा जाए, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश में डर लगता है। और यही तो हम चाहते थे। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में डर लगता है और यह डर लगना भी चाहिए। अब इस पूरे एनकाउंटर के बाद हमारा देश 2 धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ वो विपक्षी दल और लोग हैं जो इस एनकाउंटर को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें खुशी है कि जिस अपराधी ने सैकड़ों माओं से उनके बेटों को छीन लिया, उन्हें आज इंसाफ मिल गया। अब जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, उससे हमें यह लगता है कि मामला बहुत बड़ा बनेगा। इस पर चुनाव लड़े जाएंगे, इस पर ध्रुवीकरण होगा, और जैसा हमने आपको पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट में तो लोग जाएंगे ही, लेकिन क्योंकि अतीक अहमद मुस्लिम है, इसलिए अब इस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाएगी। इस पर भी हिंदू मुसलमान का खेल हो जाएगा। और आप हमें दोष मत दीजिएगा बाद में, क्योंकि ये काम हमारे देश के नेता कर रहे हैं। नेता हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। नेताओं को अपराधी अपराधी नहीं दिखता, नेताओं को अत्याचारी अत्याचारी नहीं दिखता, नेताओं को उसमें भी उनका धर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन देश के लोग आज खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, और वो जानते हैं कि वो दिल से किसके साथ है। हमेशा याद रखें, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान होते हैं। नमस्कार।